हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा हेयर। आज मैं आप लोगों के साथ यूनाइटेड नेशन पार्ट 2 करने जा रही हूँ, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसको बनाया क्यों गया था। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखे थे और इंट्रोडक्शन में इसके हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसके कौन से लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सा है, फिर इसको बनाने का पर्पस क्या क्या है, मतलब ये किस लिए काम करता है, क्या काम करता है, ये सब चीज़ हम लोग जाने थे। उस दिन मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, मैंने ऑफिशियल और वर्किंग लैंग्वेज दोनों को एक ही बता दिया था। जैसे कि इसके ऑफिशियल लैंग्वेज अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश है, और इसका वर्किंग लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है सिर्फ। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि यूनाइटेड नेशन को बनाया क्यों गया। तो यूनाइटेड नेशन को बनाने का पीछे का रीज़न है कि जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो उस समय पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा अशांति था, हर जगह लड़ाई झगड़े हो रहे थे। और दूसरी चीज़ कि उस समय काफ़ी इंसान मर रहे थे, मतलब लगभग आप 20 मिलियन पीपल उस समय मरे थे। और इस जब कहीं भी अगर युद्ध हो रहा है तो फिर पैसा भी बहुत खर्च होता है। ठीक है, तो एक तरह से पैसे भी बहुत खर्च होने लगे थे अधिकतर कंट्रीज़ का, और 20 मिलियन डाइड भी हो गए, मर भी गए थे। फिर एम्पायर भी कोलैप्स्ड हो रहा था, जैसे ऑटोमन एम्पायर, ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। फिर नया नेशन उभर कर आ रहा था, जैसे क्रेस्लोवाकिया, एस्टोनिया और फिनलैंड। और ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ कब था, तो 1914 से 1918 तक। ठीक है, अब जब ये 1918 में ख़त्म होता है तो उसके बाद सारे पीपल, वर्ल्ड के जितने भी लीडर्स थे, जो भी पीपल्स थे, वे लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम लोग एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाए जो इस पर काम करेगा, पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करेगा और फिर से दूसरा विश्व युद्ध होने नहीं देगा। तो इसीलिए बनाया जाता है लीग ऑफ नेशन को। ठीक है, पर लीग ऑफ नेशन जो है वो फेल हो जाता है। लीग ऑफ नेशन अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके कारण इसको हटाया जाता है और फिर लाया जाता है यूएन को। ठीक है, तो अब लीग ऑफ नेशन का थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। लीग ऑफ नेशन फाउंडेड एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाया गया। और ये इस्टेब्लिश्ड कब हुआ, तो 1919 में इस्टेब्लिश्ड हुआ। अंडर किसके अंडर, तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर इस्टेब्लिश्ड हुआ। मतलब ये ट्रीटी एक कंट्री, दो कंट्री और भी कंट्रीज़ मिलकर ट्रीटी साइन करता है ताकि वे लोग एक साथ मिलकर काम कर सकें। तो इसीलिए ये ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर ये इसको लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश्ड किया गया। और इसी ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के अंडर आईएलओ का भी गठन किया जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ये मज़दूरों के लिए काम करता है। ठीक है, और इसका एम क्या था कि ये अचीव कर सके पीस और सिक्योरिटी को, पर ये फेल हो जाता है। ये नहीं, मतलब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट नहीं कर पाता है और फिर हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। तो इसीलिए इसको हटाया भी जाता है। और जो लीग ऑफ नेशन को जो आइडिया देते हैं उनका नाम है, यूएस के प्रेसिडेंट रहते हैं वुड्रो विल्सन। यही लीग ऑफ नेशन का आइडिया देते हैं कि हाँ, इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहिए। एक्चुअली इसमें रहता है तो 28 फाउंडिंग मेंबर है, पर इसमें यूएसए पार्ट नहीं लेता है। और ये डोमिनेट कौन कौन से कंट्री रहता है, तो फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा ये डोमिनेटेड रहता है। मतलब इसमें ज़्यादा सुपर पावर जो थे वो फ्रांस और ब्रिटेन कंट्री था। ठीक है, फिर ऐसा नहीं है कि ये पूरे तरीके से फेल है, इसके कुछ सक्सेस भी हैं। इनिशियली ये सक्सेस भी मिला है, जैसे कि किस टेरिटोरियल डिस्प्यूट को सुलझाने का काम किया गया है लीग ऑफ नेशन के द्वारा। जो जर्मनी और पोलैंड के बीच में सिलेशिया जो नाम का एक है, उसमें पोलैंड और जर्मनी के बीच में डिस्प्यूट था, तो इसको सुलझाया गया है लीग ऑफ नेशन के द्वारा। इराक और टर्की जो सिटी ऑफ मोसुल है, इसके बीच में इराक और टर्की का डिस्प्यूट था, इसको सुलझाया गया है। और फिर जापान और इटली के बीच में भी था डिस्प्यूट, तो उसको भी सुलझाया गया। तो कुछ सक्सेस भी मिले हैं, ऐसे नहीं है कि पूरे तरीके से फेल है, कुछ सक्सेस भी है, जैसे ये छोटे छोटे सक्सेस है। पर सबसे बड़ा बिगेस्ट फेलियर यही रहा कि ये प्रिवेंट नहीं कर पाए वर्ल्ड वॉर सेकेंड को, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो जाता है, जो कि होता है 1939 से 45 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि लीग ऑफ नेशन का वीकनेस क्या क्या था।
तो सबसे बड़ी बात, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि जो यूएसए जो इसका आइडिया देता है कि लीग ऑफ नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, पर वो खुद ही इस लीग ऑफ नेशन के मेंबर नहीं थे। ठीक है, तो इसी में लिखा गया है एब्सेंस ऑफ यूएसए। और दूसरा है कि इसमें कोई रिस्पेक्ट नहीं करा, कोई भी मेंबर जो थे वो रिस्पेक्ट नहीं करते थे। जैसे जर्मनी ज्वाइन किए इसको लीग ऑफ नेशन को 1926 में और तुरंत बाहर निकल गए 1933 में। यूएसएसआर जो अभी का रशिया, किर्गिस्तान, ये फिर और भी उज्बेकिस्तान, ये सब कंट्री है जो अब अलग हो गया, वो सब एकजुट था पहले जिसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। तो वो ज्वाइन करता है 1933 में और फिर उसे लीग ऑफ नेशन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड इन 1939। इसकी कुछ अलग हिस्ट्री भी है। और फिर बात है कि एक चीज़ और कि जब इसमें डोमिनेटेड थे फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा, ठीक है, तो पर ये दोनों के द्वारा क्यों इसे बचाया नहीं गया? तो इसका कारण ये है कि उस समय 1929 के समय में ग्रेट डिप्रेशन था, ठीक है, जिसे हम लोग आर्थिक मंदी भी कहते हैं। तो उस समय काफ़ी ज़्यादा पैसे की कमी थी, तो इसीलिए फ्रांस और ब्रिटेन नहीं चाहते थे कि हम अपना पैसा लगा के किसी दूसरे कंट्री को बचाएं या कुछ मतलब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बचाएं। ये भी सबसे मेन कारण है और जिसके कारण लीग ऑफ नेशन को हटाया जाता है। और काफ़ी डोमिनेंट भी था सभी कोई इसमें। और फिर इसके बाद आता है लीग ऑफ नेशन जब हटता है, मतलब इसमें ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड लीग ऑफ नेशन को हटाया जाता है। इसका वीकनेस ये है और तब हो जाता है वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है, जो कि होता है 1939 से लेकर 1945 तक। तो ये नहीं बच, मेनली यही कारण है कि ये सेकेंड वॉर इसको जिस लिए बनाया गया था, इसको पीस लाने के लिए बनाया गया था, तो पर ये पीस नहीं लाता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। इसी के कारण इसको फिर हटाया जाता है लीग ऑफ नेशन को और एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनकर आता है जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। लीग ऑफ नेशन स्टेटस है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हेड क्वार्टर इसका जेनेवा में है और कॉमन लैंग्वेज इसका फ्रेंच और इंग्लिश है, ठीक है। अब आता है तो क्या हो जाता है, वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो जाता है, जो कि स्टार्ट होता है कब से, तो 1939 से लेकर 1945 के बीच में ये वर्ल्ड वॉर चलता है इस समय। तो इसमें 72 मिलियन पीपल मर जाते हैं, ठीक है। और इस समय यूरोपियन कॉलोनियल एम्पायर जो है वो कोलैप्स्ड होने लगता है और इसी समय अधिकतर कंट्री जो था वो इंडिपेंडेंट होने लगता है। और इसी समय हम लोगों के कंट्री में भी मांग होता है कि हाँ, हम लोग का भारत कंट्री भी इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो। तो इस समय यूरोपियन जितने भी कॉलोनियल थे उनका जो पावर था वो थोड़ा कम होता जा रहा था। और फिर इस समय यूएसए और यूएसएसआर एक सुपर पावर बनकर उभरते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या इवेंट्स हैं, मतलब कि जो यूनाइटेड नेशन को बनाने का जो जो इवेंट्स है वो क्या क्या है। तो पहला इवेंट हमारा लंदन डिक्लेरेशन होता है 1941 में। 1939 से थोड़े से जो डेट है उससे याद रखिएगा, 1939 से 1945 तक हमारा वर्ल्ड वॉर 2 होता है और उसी बीच में 1941 में लंदन का डिक्लेरेशन होता है। इसमें 9 कंट्री के गवर्नमेंट रहते हैं लंदन में और फिर वो लोग डिसाइड करते हैं, वे लोग डिक्लेयर करते हैं कि अब हम लोगों को पीस लाना चाहिए, जो यूरोप में पूरे वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसे अब हम लोग ख़त्म करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है। पहला में लंदन डिक्लेरेशन होता है, फिर सेकंड में हमारा अटलांटिक चार्टर आता है। तो अटलांटिक चार्टर 1941 में आता है और इसमें यूएस के जो प्रेसिडेंट रहते हैं एफडी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, ये लोग एक जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं, ठीक है। ये लोग एक जॉइंट डिक्लेरेशन करते हैं और ये लोग बोलते हैं कि अब हम लोगों को एक्सेस पावर जो है उसको एकदम हटाना है और हटा के ह्यूमैनिटी को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो किन किन के बीच में वर्ल्ड वॉर हुआ था मैं उसे बता देती हूँ। ये रहा वर्ल्ड वॉर बिटवीन 2 पावर के बीच में हुआ था, ये रहा एलाइड पावर और ये एक्सेस पावर। तो एलाइड पावर में यूनाइटेड स्टेट, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस और सोवियत यूनियन था, ठीक है। और एक्सेस पावर में नाजी जर्मनी, जापान, इटली था। तो यही जो अटलांटिक
चार्टर होता है, इसी में डिक्लेयर किया जाता है कि इस एक्सेस पावर को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए। क्यों? क्योंकि यही तीन जो थे ये युद्ध को बढ़ावा दे रहे थे और मतलब बढ़ा रहे थे, तो इसीलिए ये एलाइड पावर बोलते हैं कि इसको पूरे तरीके से ख़त्म किया जाए अब। और इसी के कारण जो यूएसए है वो जापान पर नागासाकी में और हिरोशिमा में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराता है। ठीक है, इसी के कारण तब जाकर वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता है। तो इसकी हिस्ट्री एक अलग है, उतनी डिटेल में नहीं जाऊंगी। उसके बाद आता है अटलांटिक चार्टर के बाद, जब ये अटलांटिक चार्टर में बता दिया जाता है कि हाँ अब हम लोगों को एक्सेस पावर को ख़त्म करना है। उसके बाद आता है यूएन का डिक्लेरेशन होता है, मतलब डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट, ये 1942 में। और अटलांटिक चार्टर कब आता है? 1941 में। इसी जगह पे यूनाइटेड जो वर्ड है उसको बोला गया था, और किसके द्वारा बोला गया था? मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एफडी रूजवेल्ट के द्वारा। ठीक है, और इसी समय जो 26 कंट्री है और जो एलाइड पावर वे मिलकर एक्सेस पावर को ख़त्म करना चाहते हैं। ठीक है, और इसी समय जो था कि ये एक तरह का अलायंस बनता है, उसके बाद इसका नाम दिया जाता है यूएन। और फिर ये अलायंस अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 के एंट्री के बाद बनता है। कहने का मतलब कि 1941 तक अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट नहीं था। 1941 तक अमेरिका जो था वो वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट नहीं था। ये कब बना? जब जापान अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक करता है, तब जाकर अमेरिका वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट बनता है 1942 में। तब ये डिसाइड करता है कि अब किसी भी तरीके से इस वॉर को ख़त्म करना है। ठीक है, तो वही कहा गया ये अलायंस जो था अमेरिका के वर्ल्ड वॉर 2 के एंट्री के बाद बनता है। अलायंस मतलब ये डिक्लेरेशन ऑफ ये 26 कंट्री के द्वारा जो बनाया जाता है। उसके बाद आता है, ये था नंबर 3 में, अब नंबर 4 में है कि 1943 में मॉस्को और तेहरान कॉन्फ्रेंस होता है। तो ये मॉस्को कॉन्फ्रेंस 1943 के अक्टूबर महीने में होता है। तो इसमें क्या होता है कि फॉरेन मिनिस्टर जो होते हैं यूएसए के, यूएसएसआर के और यूके के, वे लोग मिलते हैं। और इसमें वे लोग का एम रहता है कि अब हम लोग जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं उसका एक ढांचा तैयार किया, मतलब एक बेसिक रखा जाए कि क्या क्या होना चाहिए। और फिर एक कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम लोग तेहरान कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। ये होता है दिसंबर 1943 में, और इस समय रूजवेल्ट, स्टालिन, चर्चिल मिलते हैं तेहरान में। पहले कौन कौन मिनिस्टर मिलते थे? तो फॉरेन मिनिस्टर मिले थे यूएसए, यूएसएसआर और यूके के, और उसके बाद फिर रूजवेल्ट, स्टालिन और चर्चिल मिलते हैं। और ये लोग डिक्लेयर करते हैं कि अब हम लोग को फाइनल विक्ट्री चाहिए और इस युद्ध को ख़त्म करना है। तो मतलब अभी जो हो रहा है वो अभी ज़्यादातर बातें हो रहा है। ठीक है, कॉन्फ्रेंस हो रहा है, बात हो रहा है कि आगे का काम कैसे कैसे करना है। इसके बाद आता है 1944, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, 5th नंबर पर आता है, जो कि डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस, ये वॉशिंगटन यूएसए में होता है। इसका पिक्चर देख सकते हैं। फिर इसका प्रिंसिपल ये रहता है कि जितना भी बात को तय किया गया है, मतलब कि अब इसमें कहा गया कि अब यूएन किन सिद्धांतों पर चलेगा, इन सब के बारे में यहाँ पे बात होता है। और फिर एक ढांचा रखा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इस कॉन्फ्रेंस में ढांचा रखा जाता है, पर हर चीज़ के लिए तो लोगों की सहमति बन जाती है, पर वोटिंग पावर जो होता है कि वोटिंग कैसे करना है, मतलब सेक्रेटरी कौन बनेगा, तो इस पर ये लोग सहमत नहीं होते हैं। सभी कोई इस वाले कॉन्फ्रेंस में सहमत नहीं होते हैं। तो फिर एक और कॉन्फ्रेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस। 5th नंबर पे याल्टा कॉन्फ्रेंस। इस कॉन्फ्रेंस में जाकर वे लोग सहमत होते हैं कि हाँ वोटिंग का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से चलेगा। फिर इसके बाद आता है 6th नंबर पे सैन फ्रांसिस्को। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यहीं पर जाकर सैन फ्रांसिस्को में 50 कंट्रीज़ आकर मिलती है। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पे है? तो वॉशिंगटन में। इसी कॉन्फ्रेंस में जब 50 कंट्री आकर मिलती है 1945 में, तो एक डॉक्यूमेंट साइन होता है। उस डॉक्यूमेंट का नाम यूएन चार्टर। तो ये डॉक्यूमेंट साइन होता है, और इसी डॉक्यूमेंट में मतलब कि यूएन
जो बनता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका डॉक्यूमेंट साइन होता है 50 कंट्री के द्वारा, तो साइन कर लिया जाता है, पर एक कंट्री के द्वारा साइन नहीं किया जाता। उस कंट्री का नाम है पोलैंड। क्यों? क्योंकि उसके कंट्री, पोलैंड कंट्री उसके खुद के कंट्री में अनस्टेबिलिटी था, तो जिसके कारण साइन नहीं किया जाता है। फिर तुरंत ही साइन, फिर बाद में ही उसी समय साइन कर भी दिया जाता है, जिसके कारण बोला जाता है कि फाउंडिंग मेंबर जो है वो 51 है। यूएन के लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसका फाउंडिंग मेंबर 51 है और अभी के प्रेजेंट मेंबर 193 है। तो ये रहा हिस्ट्री। इसी तरीके से जो यूएनओ का फॉर्मेशन होता है कि इसका हिस्ट्री कैसे, तो इतने सारे चीज़ से ये गुजर कर एक मतलब यूनाइटेड और नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनता है। और फिर इसके बाद हम लोग इसके ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि हम लोग इंडिया एक कंट्री है, तो इंडिया के बीच में स्टेट्स है, जैसे राजस्थान को हम लोग एक स्टेट बोलते हैं, बिहार, झारखंड, गुजरात, इन सबको स्टेट। तो उसी तरीके से यूएनओ में जितने मेंबर्स हैं उन सबको हम लोग कंट्रीज़ के तरीके से नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, स्टेट के तरीके से, ठीक है। और इसी में जो हमारा कश्मीर का जो मुद्दा चल रहा है कि ये पाकिस्तान का है, ये भारत का है, इस तरह से जो लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये वाले मुद्दे को भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जो थे वे लेके गए थे, जो कि आज तक हालांकि सॉल्व नहीं हो पाया है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके ऑर्गन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आई होप कि आपको हिस्ट्री समझ में आ गया होगा कि इसके पीछे का हिस्ट्री क्या है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।